हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखा है इसमें, तो वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी यही क्वेश्चंस प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के ऊपर पूछे जाएंगे, राइट। तो बार बार आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और साथ में अपने जो थ्योरी में पढ़ा है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में, उनको अच्छे से डिटेल में आना चाहिए। आपको उनका यूज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें प्रीपोजिशन के बारे में बात करनी है, कहाँ पर हमें कंजंक्शन को लेकर बात करनी है, राइट। देखिए, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप उसको समझ लीजिए। हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आप सभी को पता है। उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये कोई और नहीं होता, ये नाउन होता है। या फिर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो नाउन का काम कर रहे हैं, वो हमारे एज अ ऑब्जेक्ट काम करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर। और एक और कंडीशन, अगर आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया किसी भी वर्ड को, किसी प्रीपोजिशन का या वर्ब का, तो वो दोबारा क्या सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर एक बार ऑब्जेक्ट बन गया, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, और सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता इन द सेम सेंटेंस। तो किसी भी सेम सेंटेंस में, वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपने ऐसा किया तो सब्जेक्ट करता होता है, किसी एक्शन को कर रहा होता है, उसके बारे किसी स्टेट को परफॉर्म करेगा, राइट। किसी स्टेट के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो रिलेशन क्रिएट होता है। या तो वो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी वो एक्शन किसी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर प्रीपोजिशन के थ्रू रिलेशन बिल्डअप कर रहा है वो अपने प्रीपोजिशन के साथ वाले वर्ड्स के साथ। तो यहां से एक चीज समझिए, तो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, वर्ब और प्रीपोजिशन, जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या काम करता है मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आपको ये समझ लेना चाहिए प्रीपोजिशन क्या काम करता है। प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताएगा? अपने ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताएगा इससे पहले वाले गिवन स्टेटमेंट में, या फिर इससे पहले वाले जो वर्ड्स आते हैं उनके बीच में। तो ये जो रिलेशन डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं ना, इन्हीं को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, राइट। तो हर एक प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ये याद रखिएगा। और आपको एक और काम करना है, आपको डिफाइंड प्रीपोजिशन पढ़ने, किसके साथ टू आता है, किसके साथ टू नहीं आता। तो जब आप डिफाइंड प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे, यानी आपको ऐसे वर्ड्स पता चल जाएंगे जिनके साथ टू आता है, तो सिंपली आप समझ जाएंगे अगला वाला जो वर्ड होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, राइट। तो वो एज अ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर सपोज हम किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें उसको जिरंड बनाना पड़ेगा। जिरंड यानी उसकी आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर हम किसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, तो वो 2 तरीके से काम करता है। अगर उस वर्ब के साथ, यानी वर्ब को अगर मैंने आईएनजी फॉर्म में लिख दिया, उस वर्ब के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब का काम करेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, नहीं तो ये हमारा एज अ सब्जेक्ट, या यानी अगर मैं आपको कहूं नाउन की तरह काम करेगा, जो एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हेल्प कर सकता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्क कर सकता है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रीपोजिशन से इतनी जुड़ी बातें आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी कोई भी पूछ ले, आपको ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। कंजंक्शन के बारे में और थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन बेसिकली 2 चीजों को जोड़ता है या 2 चीजों को कनेक्ट करता है। तो ऐसे वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं या जॉइंट करते हैं, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब किन चीजों को? या तो 2 क्लॉजेस को, 2 सेपरेट क्लॉजेस हैं, उनको करेगा। और क्लॉज को मैं दोबारा बताता हूँ क्या होता है। कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, लेकिन इनके मीनिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्लॉजेस, राइट। अब क्लॉजेस हम जो है सिंपल, एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा, लेकिन कुछ सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, और उसके, अब देखिए, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया तो उस जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब होंगी, राइट। ऐसे ही कंपाउंड में होता है। तो कंपाउंड किन से बनते हैं? जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस का आपको मैंने एक एक्रोनियम सिखाया हुआ है, फैन बॉयज, राइट। तो ये आप क्लॉज समझ गए। और 2 वर्बों को आपस में कनेक्ट करता है कंजंक्शन, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंड के बारे में। एंड जो होता है ना, ये सेम काइंड ऑफ वर्ब्स को कनेक्ट करेगा या फिर क्रोनोलॉजी को फॉलो करेगा, राइट। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो ये हमारे कंजंक्शन का फंक्शन हो गया किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो आपको याद रखना है प्रीपोजिशन क्या काम करता है, दूसरा आपको याद रखना है कंजंक्शन क्या काम करता है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस के थ्रू इस वाले लेक्चर सीरीज, इस लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन
1 से स्टार्ट करते हैं। एज द पार्टी वॉज गोइंग ऑन वी नोटिस्ड, नहीं सी, द पार्टी वॉज गोइंग ऑन, द पार्टी सब्जेक्ट हो गया, राइट, वॉज गोइंग ऑन वर्ब हो गया, वी नोटिस, वी सब्जेक्ट हो गया, अगेन नोटिस हमारा वर्ब हो गया। मिस्टर राकेश फॉल बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। देखिए अब यहाँ पर एक एंड कंजंक्शन है। अब एंड कंजंक्शन किसको कनेक्ट कर रहा है? मिस्टर राकेश फॉल बैक इन हिज चेयर, यानी जो उन बैठे हुए थे मिस्टर राकेश, वो अपनी चेयर से गिर गए, तो एक वर्ब आ गया फॉल बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग। अब गैस्पिंग जो है ना, ये भी वर्ब है। गैस्पिंग किस लिए? ब्रीथ के लिए, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, राइट, तो उसको हम बोलते हैं गैस्पिंग। तो यहाँ पर फॉल बैक और या फॉलिंग बैक आता तो गैस्पिंग होता, लेकिन फॉल बैक आएगा तो गैस्पिंग नहीं होगा, गैस्प होगा, राइट। फॉल और एंड को कनेक्ट कर रहा है, एंड जो है ये फॉल और गैस्प को कनेक्ट कर रहा है, तो गैस्पिंग नहीं होगा, सही वर्ड होगा गैस्प, राइट। तो सी पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the finance minister has not and probably will not introduce the bill in this session of the parliament। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फाइनेंस मिनिस्टर has not, राइट, हैज नॉट एंड प्रोबेबली, यानी बोला जा रहा है या तो बिल पास नहीं होगा और प्रोबेबली है, यानी इस बात की संभावना है कि इस सेशन में ये बिल पास नहीं होगा। विल नॉट पास का सॉरी, इसका मतलब है इंट्रोड्यूस नहीं होगा बिल जो है पार्लियामेंट के इस सेशन में, इन दिस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए द फाइनेंस मिनिस्टर हैज, अब हैज के बाद आगे लिखना है ना हमें, अब यहां पर तो लिख दिया विल नॉट इंट्रोड्यूस, राइट, पूरा वर्ब लिख दिया, तो यहां पर होगा हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, राइट, एंड विल एंड प्रोबेबली, अब देख प्रोबेबली को हटाइए क्योंकि प्रोबेबली इसके लिए आया है, राइट, एंड विल नॉट इंट्रोड्यूस्ड, तो राइट ए के लिए हम लिखेंगे हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एंड नॉट प्रोबेबली, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, यानी पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिया है, यानी एट दिस टाइम तक अभी तक ये नहीं हुआ है, और प्रोबेबली शायद आगे भी ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा इस सेशन में पार्लियामेंट के, राइट, तो ए पार्ट में हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। सी, मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, राइट, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, अगर कुछ हमारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं तो उसके बाद हम कुछ पर्टिकुलरली वर्ब्स यूज करते हैं, फॉर सीइंग, ऑन सीइंग, एट सीइंग और नो इंप्रूवमेंट। अगर आप यहां पर देखें, अब ये क्या बात कर रहा है? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अगर आप क्वेश्चन 3 को देखें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, किस चीज के लिए देख पा रहे हैं? अगर हम बात करें ना फॉरवर्ड टू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो फॉरवर्ड टू के साथ ना, फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है, राइट, फॉरवर्ड टू। अगर ये हमारा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, तो अगर मैं इसको प्रीपोजिशन बोलता हूं तो मुझे क्या जरूरत होगी आगे? लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो ये लुकिंग क्या हो गया? ये होगी वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, फॉरवर्ड टू ये प्रीपोजिशन हो गया। अब क्या देखना चाह रहे हैं आगे? सीइंग यू अगेन। सी, टू इसके साथ एक प्रीपोजिशन आ गया, अब प्रीपोजिशन के बाद मेरे को क्या चाहिए? अगर आप बात करें प्रीपोजिशन के बाद आपको एक नाउन चाहिए होता है। अब नाउन किसका बनाना है? मेरे को सीइंग वर्ब का बनाना है, तो सी का जो नाउन बनेगा वो सीइंग, यानी आईएनजी जोड़ेगा। वर्ब का नाउन कैसे बनेगा? देखिए वर्ब में जब हम आईएनजी कनेक्ट कर देते हैं, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, तो इसको हम एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर इसको लिख देता हूं मैं पीपी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, या फिर हम जिरेंड की तो फॉर्म में बनाते हैं, जो कि हमारा किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा, जो एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पर सीइंग जो है सही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। अगर हम बात करें ही इज एडिक्टेड, क्या है ये? ही इज एडिक्टेड, किस चीज का एडिक्टेड है? स्मोक का, राइट, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यूज्ड टू स्मोक, एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग, एडिक्टेड विद स्मोकिंग। आपको इन चारों में से बताना है। देखिए फॉरवर्ड टू आपने पढ़ा अभी, फॉरवर्ड टू ये फिक्स प्रीपोजिशन है, राइट, इसके बाद हमें आप एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगेन एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो स्मोक नहीं होगा, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, राइट, क्योंकि वर्ब ऑब्जेक्ट कब बनेगा? वर्ब का आप आईएनजी फॉर्म लेंगे तब, राइट। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग या ही एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ अस आर एगरली लुकिंग। अब क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ अस आर एगरली लुकिंग फॉरवर्ड
to attend the wedding reception of our elder brother. तो all of us are eagerly looking. See, all हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, are verb हो गया, are looking, right? eagerly ये looking के लिए हमारा adverb हो गया, right? of us क्या मतलब है कि जो all है ना, ये किस में से है, ये हम सब में से है, right? तो इसलिए मैंने बताया ना, प्रीपोजिशन अपने साथ वाले वर्ड्स का रिलेशन बताता है, यानी all of us, हम सब, right? are eagerly looking forward to attend, looking forward to का मतलब ये दोनों हमारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं. attend the wedding reception of our elder brother, तो क्या करना, wedding reception of our elder brother, तो ये हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर attending हो जाएगा, right? attending, तो to attend नहीं होगा, to attending. अब क्या attend कर रहे हो, the wedding reception of our elder brother. A is the right answer. Now question number 6. We are looking forward to see you tomorrow. तो again we are looking forward, right? अब forward to होगा तो see नहीं होगा, seeing होगा, seeing होगा. अब we are looking forward to seeing, foreseeing, towards seeing. C is the right answer. We are looking forward to seeing. Now question number 7. You have come here with a view to insult me. तो आप यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि आप मेरा इंसल्ट करना चाहते हो, राइट? तो अगर आप 7th में ऑप्शंस को देखें, टू इंसल्टिंग मी, ऑफ इंसल्टिंग मी, फॉर इंसल्टिंग मी, तो आपको आइडिया हो गया. यू हैव कम हेयर, राइट? यू हैव कम हेयर विद अ व्यू. देखिए अ व्यू टू होता है ना, अ व्यू टू, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है. अब इसके साथ क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इंसल्टिंग मी, तो यहां पर अ व्यू टू इंसल्टिंग मी आएगा, राइट? इंसल्टिंग मी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन, आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क, राइट? अगर आप 8 पार्ट को देखें, आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क, अगर यहां पर वर्क को आप एज अ नाउन ले रहे हो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट? आई एम यूज्ड टू व्हाट, हार्ड वर्क, तो वर्क ये क्या हो गया हमारा, नाउन, क्योंकि यूज्ड टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया, इसका क्या हो गया, ये नाउन, और हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, राइट? तो इस हिसाब से तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, नो इंप्रूवमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. आई गॉट यूज्ड डैश ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन द यूएस फॉर 2 years. राइट, आई यूज्ड टू होगा या यूज्ड गेट ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन द यूएस फोर्सेस. तो अगर आप इसको देखें, आई यूज्ड ड्राइविंग, आई यूज्ड टू ड्राइव, आई यूज्ड टू ड्राइविंग, अगर आप यहाँ पर सही तरीका देखें तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, राइट? आई यूज्ड टू, ये किसी आपकी पास्ट हैबिट की बताता है, तो यूज्ड टू फिक्स प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद होगा ड्राइविंग. आई यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट, वो बता रहा है जब वो यूएस में था, व्हेन आई वाज इन द यूएस फॉर 2 years, जब वो 2 साल के लिए यूएस में था, तो वहां कहां पर ड्राइव करना होता था, राइट में, राइट? तो ये उसका पास्ट को बता रहा है, तो यूज्ड टू के बाद आपका जो वर्ब, अगर आप नाउन चाहते हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, राइट? सी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 10. फॉर एक्सपेक्टिंग द कंपनी, राइट, फॉर एक्सपेक्टिंग द कंपनी टू पे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पर्सनल फर्नीचर ऑफ द एम्प्लॉय वाज नॉट फेयर. अगर आप इसमें से मेरे को पहले आप वो ढूंढ के बता दीजिए क्या इसमें सब्जेक्ट है और कहां पर वर्ब है. देखिए 1 by 1 चलते हैं. वाज नॉट फेयर, ये वाज जो हो गया ना, ये आपकी वर्ब हो गई, ये हो गया वर्ब, राइट? अब ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑफ द एम्प्लॉय, राइट? अब ये ऑफ प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑफ द पर्सनल फर्नीचर, राइट? फर्नीचर हमारा नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया ऑफ का, राइट? टू पे फॉर द ट्रांसपोर्ट, फॉर अगेन ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया. द company to pay for the transport of the personal furniture of the employee, right, was not fair. For expecting, तो अगर आपको एरर देखनी है ना तो पार्ट ए में एरर है, फॉर एक्सपेक्टिंग नहीं होगा, टू एक्सपेक्ट होगा. अगर ये उम्मीद रख ले कि जो कंपनी है वो पर्सनल फर्नीचर जो है, जो पे फॉर द ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट किसका, पर्सनल फर्नीचर, किसका, एम्प्लॉय का, अगर उसके लिए पे करे तो गलत है. तो यहां पर फॉर एक्सपेक्टिंग नहीं होगा, यहां पर होगा टू एक्सपेक्ट, राइट? सी, तो यहां पर आप सही करेंगे, ए पार्ट में. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. जॉन्स पेरेंट्स न्यू, जॉन्स के पेरेंट्स को क्या जानते थे, दैट ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बल.
वो किससे एडिक्टेड था? ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बल बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग टू रिफॉर्म हिम। यानी उन्हें पता था कि वो गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? गैम्बल का मतलब होता है, देखिए जुआ जो होता है ना, जिसे आप कहते हैं तो सट्टेबाजी जुआ, उसको हम बोलते हैं गैम्बल, राइट? तो अगर आप यहाँ पर देखें, जॉन पेरेंट्स न्यू दैट ही वॉज एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के बाद अगर आप टू लगा रहे हो, एडिक्टेड के साथ ये हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, तो यहाँ पर गैम्बल नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पर गैम्बलिंग होगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं गैम्बलिंग। एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग से वो ग्रस्त था या वो उसके एडिक्टेड था, बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग टू रिफॉर्म हिम, नो एरर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लुकिंग फॉरवर्ड, अगेन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट। अब ध्यान से देखो, फॉरवर्ड टू मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, फॉरवर्ड टू ये फिक्स प्रीपोजिशन है, टू मीट यू हियर, राइट? तो लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी आप जब बोलते हैं ना कि हाँ आगे चल के भी हम इस बात को करेंगे, आगे चल के आपसे मिलेंगे, उसी बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू हियर, अगर फॉरवर्ड टू हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है तो मीट नहीं आएगा, मीटिंग यू हियर होगा, मीटिंग यू हियर। तो सी पार्ट में एरर है, उसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल। तो ये क्या है? दैट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। अब कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? दो क्लॉजेस को। इट इज अनफॉर्चुनेट, इट सब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब हो गया। ये बदकिस्मत है, क्या? दैट मेनी यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। गेट एडिक्टेड, गेट जो हो गया वर्ब हो गया, मैनी, राइट? मैनी किसके लिए हो गया? ये हमारा डिटरमिनर हो गया यंगस्टर के लिए। तो गेट एडिक्टेड टू, अगेन सी एडिक्टेड टू फिक्स प्रीपोजिशन, एडिक्टेड टू, तो गैम्बल नहीं होगा, इसके लिए आ जाएगा गैम्बलिंग, राइट? तो सी पार्ट में एरर है, तो गैम्बल को नहीं रखेंगे हम, गैम्बलिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आई प्लीडेड विद हिम विद अ व्यू, देख अ व्यू टू, राइट? अ व्यू टू कन्विंसिंग, अ व्यू टू के बाद कन्विंसिंग आ गया, बिल्कुल। अगर यहाँ कन्विंस हो जाता तो गलत हो जाता। आई प्लीड विद हिम विद अ व्यू टू कन्विंसिंग हिम ऑफ माई इनोसेंस इन द मैटर, राइट? अगर आप देखें आई प्लीड, अब प्लीड मतलब समाधान या जो भी हो, आई प्लीड विद हिम विद अ व्यू टू, किस लिए? कन्विंसिंग हिम ऑफ माई इनोसेंस इन द मैटर। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसको लिए नो एरर, बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वी आर हेयर लुकिंग फॉरवर्ड, अगेन फॉरवर्ड, एडिक्टेड टू, फॉरवर्ड टू, इन व्यू टू, इनको याद रख लीजिए, बहुत आगे काम आएंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर न्यूज जानना चाहें कि मिसिंग फिशरमैन की, तो हियर नहीं होगा, हियरिंग, हियरिंग न्यूज अबाउट द फिशरमैन, राइट? तो बी पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे, हियर को हियरिंग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू आएगा, राइट? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। ये सिर्फ प्रीपोजिशन कंजंक्शन के क्वेश्चंस में हेल्प नहीं करेंगी, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी हेल्प करेंगी। याद रखिए, प्रीपोजिशन बहुत तरीके से पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेगा वो, एरर में भी पूछ लेगा, सेंटेंस कंप्लीशन में भी पूछ लेगा, कहीं भी पूछ सकता है। तो अकस्टम्ड के साथ टू आता है, याद रखेंगे, अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी, तो टू के बाद ड्रिंकिंग आगे बिल्कुल है, अगर यहाँ पर ड्रिंक होता तो गलत हो जाता। विद देयर मील्स, नो एरर, बिल्कुल कोई एरर नहीं है, नो एरर। नाउ वी आर, तो ये एक्चुअली इस तरीके से पढ़ेंगे आपको, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, अगेन फॉरवर्ड टू, राइट? फॉरवर्ड टू फिक्स्ड, तो इसके बाद फॉरवर्ड टू सी नहीं होगा, सीइंग होगा, राइट? तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू, अब सी, अब मैंने आपको देखा ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू, बी पार्ट में अ व्यू है, लेकिन इसके बाद देखो टू, अगर इस पूरे सेंटेंस को देखोगे तो ये होगा ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहीं से हमें बताया, सिक्योर अ जॉब। तो वो मुंबई क्यों गया? ताकि वो एक जॉब सिक्योर कर पाए। तो इन अ व्यू टू, ये फिक्स प्रीपोजिशन,
तो यहां पर सिक्योर नहीं होगा, सिक्योरिंग होगा। राइट वर्ड इज सिक्योरिंग। राइट, तो सी पार्ट में एरर है, सिक्योरिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोड्यूस। तो राइट प्रोसीजर, तो वो वहां क्यों गया, ताकि वो सर्वे कर दे पूरे एंटायर प्रोसीजर को। तो आई वेंट देयर विद अ व्यू टू, राइट, विद अ व्यू टू सर्वे, नॉट सर्वे, इज सर्वेइंग। राइट, तो इसको करेक्ट करेंगे, बी पार्ट में एरर है, सर्वेइंग। नाउ हैविंग लिव्ड in Kerala for 10 years, my friend is used to, now ये past habit की बात कर रहा है, हमने बात करी थी ना अमेरिका में, when I was in America for 2 years, I used to driving in right side या right lane, तो सी वही बात हो रही है। I having lived in Kerala for 10 years, my friend is used to speak Malayalam with his friend। तो जो वो केरला रहा था ना 10 साल के लिए, तो बोल रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ मलयालम बोलने लगा। तो ये पास्ट को बता रहा है, यूज टू पास्ट हैबिट को बताते हैं हमारे। राइट, माई फ्रेंड इज यूज टू स्पीक नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो यहां पर होगा स्पीकिंग, स्पीकिंग मलयालम विद हिज फ्रेंड्स। तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। राइट, तो जब भी यूज टू आ जाए, अकस्टम टू आ जाए, इन व्यू टू हो जाए, राइट, फॉरवर्ड टू हो जाए, तो उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है आपको, तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। राइट, ये नहीं रखेंगे टू इन्फिनेटिव। अगर आपने 2 + V1 समझ रहे हो कि आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रखो, ये गलत हो जाएगा। ये तब रहते हैं जब आपके यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन ना हो। राइट, अगर प्रीपोजिशन हो रहा है तो आप उसको सिर्फ स्पीकिंग या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने स्पीकिंग रखा है। Now, question number 21. Rosie had not been to Shimla, Rosie hadn't been to Shimla for 10 years and was really looking forward to see it again. तो रोजी जो है पिछले 10 सालों से शिमला नहीं गई है और वो देखना चाह रही थी, आगे जाना चाह रही थी शिमला। राइट, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर आप फॉरवर्ड टू लिख रहे हो तो मैंने आपको बताया था ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पर अगर वर्ब लिखेंगे तो वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, तो यानी सीइंग लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे। राइट, तो सी पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे। देखिए, रोजी हैड नॉट बीन शिमला फॉर 10 years, अब एंड कंजंक्शन हो गया क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया। एंड वॉज रियली, अब वॉज किसके लिए, रोजी के लिए। रोजी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट अगेन, दोबारा उसे देखना चाहती है। तो राइट, तो सी पार्ट में एरर है, इसको सही करेंगे, सीइंग इट अगेन। ना क्वेश्चन नंबर 22, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन फ्यूचर। तो ये सेम क्वेश्चन जो है हर साल पूछ लिया जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में आपको, आई लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट यू अगेन। तो इस चीजों के जो क्वेश्चंस है ना आगे चल के पूछ लिए जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है और हर एग्जाम के किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू अगेन आपको दिख जाएगा, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। फॉरवर्ड टू का मतलब क्या है, अगेन, फॉरवर्ड टू फिक्स प्रीपोजिशन, तो यहां पर नहीं आएगा मीट, यहां पर आएगा मीटिंग। राइट, तो ये इन्हीं छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है, एरर आपके सामने है। राइट, तो मीटिंग हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। राइट, तो बी पार्ट में एरर है और यही आपका आंसर है। नाउ he collected his bags, said goodbye to us and left for home immediately. See, he collected his bags, तो उसने अपने बैग्स को कलेक्ट किया, said goodbye to us, और हमको क्या बोला, goodbye to us and left। देखिए एंड, देखिए एंड के साथ क्या कनेक्ट है, एक कलेक्टेड कनेक्ट है और लेफ्ट कनेक्ट है। क्या ये दोनों सेम फॉर्म है वर्ब की, बिल्कुल। एंड किसको जो है कनेक्ट किया हुआ है, तो कलेक्टेड को और लेफ्ट को कनेक्ट किया हुआ है। राइट, तो ये दोनों से ही है। अगर यहाँ पर लीव आ जाता, कलेक्टेड एंड लीव फॉर्म, तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट है तो इसलिए कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राइट, तो इसलिए कोई सही स्टेटमेंट है। Now question number 24. The water flows at about 2.5 meter per second for about 12 hours when the tide is rising. देखिए, तो जो वाटर है फ्लोज, एक वर्ब होगी, फ्लोज about 2.5 meter per second about 12 hours. कब, when the tide is rising, तो एक आ गया tide is rising. Through the channel paused, अब एक हो गया through the channel paused at high and the reverses direction. Right, फ्लोज हो गया, राइट, पॉज अब रिवर्सेस हो गया। राइट, तो यहां पर ये इन्होंने कनेक्ट करा है ना, तो यहां पर पॉज नहीं आएगा, पॉजेस आएगा। राइट, तो यहां पर सही वर्ड आएगा पॉजेस। थ्रू द चैनल पॉजेस एट हाई एंड देन रिवर्सेस द डायरेक्शन, सेम सीक्वेंस होना चाहिए वर्ब का। राइट, पॉज्ड नहीं आएगा, प्रेजेंट की बात हो रही है, फैक्ट की बात हो रही है, तो पॉजेस होगा। नाउ
सी पार्ट में एरर थी, वो हमने ठीक करी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, men are wanted for the army and the navy and the air force. Again, आप लिखते हो ना, लाइक अगर आप 3 चीजों का एग्जांपल दे दीजिए। अगर आप मान लीजिए 3 सिटी लिख लेते हैं, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, राइट। क्या आप ऐसे लिखेंगे दिल्ली एंड कोलकाता एंड चेन्नई? नहीं, आप लगातार एक एक करके कॉमा लेके लिखते रहेंगे और लास्ट वाले के बीच में एंड लगा देंगे। सेम हमारा इसी में ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी, कॉमा नेवी, नॉट एंड, कॉमा द नेवी एंड द एयरफोर्स। तो सी पार्ट में एरर है, एंड हटा देंगे। तो हमारे पूरे 25 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए और इसमें हमने कुछ प्रीपोजिशंस पढ़े, जैसे अकस्टम्ड के साथ टू आएगा, फॉरवर्ड टू आता है, राइट, एडिक्टेड टू आएगा, राइट, इन व्यू टू, राइट, अ व्यू टू, इन अ व्यू टू। तो अगर इसके पहले कुछ भी आ सकता है तो इसके लिए टू आएगा। तो इसके साथ जो भी वर्ब आएंगी वो अपने आईएनजी फॉर्म में आएंगी। तो हमेशा याद रखिएगा वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आएंगी, राइट। तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आएंगी। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हमसे यही बेसिक क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम जो है इंग्लिश को प्रैक्टिकली पढ़ पा रहे हैं, उसके यूज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देखें उनको समझें कि वो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आप याद रखिए, अगर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हमें एक नाउन की जरूरत है। प्रीपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आते, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने प्रीपोजिशन के बारे में ज्यादा फोकस दिया है। तो आप याद रखिए प्रीपोजिशन अकेले नहीं आते, वो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेके आते। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों लेके आते? तभी तो उन्हें रिलेशन क्रिएट करेंगे। प्रीपोजिशन खुद तो रिलेशन तो बताते नहीं है, वो इस वर्ड का उससे पहले वाले वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हैं, राइट। मैन आर वांटेड, वांटेड व्हाट, किसके लिए वांटेड? फॉर, ये प्रीपोजिशन आ गया, फॉर द आर्मी, द नेवी एंड द। तो ये आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का मैन की वांट के साथ रिलेशन बता रहे हैं। तो इसीलिए प्रीपोजिशन जो है इनको हम बोलते हैं रिलेशन शोइंग वर्ड्स। तो ये रिलेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनके लिए नाउन इनके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, राइट। तो हमें कुल मिला के नाउन नहीं तो ऑब्जेक्ट देना है। अब नाउन की जगह जो भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो प्रीपोजिशन एक्सेप्ट करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक चीज होती है प्रीपोजिशन के लिए। कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करता है, 2 वर्ब या 2 क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। तो अगर आप ये बेसिक चीजों को अपने दिमाग में रखा हुआ है और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो पूरा फोकस करिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने पे, उसकी फंक्शन वैल्यू को समझने पे, कहां पर वो रखा गया, उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको फेस वैल्यू से जज मत करिए, उसके फंक्शन को समझिए। सेंटेंस में हर एक वर्ड के फंक्शन होता है, राइट। तो इसी के साथ हम अपनी इस लेक्चर सीरीज को एंड करते हैं और अपने लास्ट लेक्चर को भी यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।